अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है और हमारी ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ सादे लफ्ज़ों में डिटेल से कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या था। हमने उसकी चीदा अलामात भी देखी थी कि छाती में अचानक से दर्द हो जाना, खून आना खांसी के साथ, सांस का बिल्कुल उलट जाना, सांस ना लिया जाना, दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाना। बेसिक हमने अलामात उसकी देखी थी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्चुअली क्या बीमारी है और उसमें कौन कौन सी सादी अलामात आती हैं। फिर हमने उससे अगली वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए फौरन हमें किसी ना किसी इमरजेंसी में विजिट करना पड़ता है इसको तशखीस के लिए या इसकी डायग्नोसिस के लिए, वरना इसके ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट लेट हो जाते हैं और ये बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, यानी इमरजेंसी डिजीज है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हार्ट अटैक होता है, ये आप इसको लंग्स का अटैक समझ सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जिस चीज पे हम रोशनी डालने जा रहे हैं ये थर्ड स्टेप है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, इमरजेंसी पहुंचे, उसकी तशखीस हुई, अब उसको ट्रीट करना है और फिर क्या कोशिश करनी है कि फ्यूचर में हम इससे बच सकें या वो पर्टिकुलर मरीज जिसको हो गया वो इससे बच सके। तो बेसिकली मैं इसको सादे लफ्जों में थोड़ा सा लेके जाता हूं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हमने शुरू में ही एक डिटेल डिस्कशन की थी कि किसी भी वजह से अगर खून की थिकनेस हो जाती है या खून गाढ़ा हो जाता है, उसमें लोथड़ा बन जाता है, वजह कोई भी हो सकती है, तो उससे फेफड़ों की नालियों के अंदर अगर लोथड़ा फंस जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाता है। अब बहुत कॉमन और जनरल नॉलेज की चीज है कि अगर फेफड़े की खून की नालियों के अंदर लोथड़ा फंसने की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ और खून के गाढ़ेपन की वजह से हुआ तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सिंपल वर्ड्स में कि हम खून को पतला करेंगे। अब इसको मैं दवाइयों के नाम लेने की बजाय एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी या एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जिसे हम कहते हैं ब्लड थिनर्स, खून को पतला करने वाली दवाइयां। अब इन दवाइयों के अंदर बहुत सारी दवाइयां दुनिया में मौजूद हैं, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एंड पर जाकर सारी की सारी दवाइयों का पर्पस एक ही होता है सर, कि खून को पतला किया जाए ताकि जो लोथड़ा फेफड़े की खून की नालियों के अंदर जमने की वजह से बीमारी हुई है उसी लोथड़े को पिघलाया जाए या खून पतला करके उसको डिसॉल्व किया जाए। अगर आप ये मकसद या ये वाला गोल किसी भी ब्लड थिनर या किसी भी ऐसी दवाई से अचीव कर लेते हैं जो खून को पतला करती है और जो क्लॉट को डिसॉल्व करती है या पिघला देती है, तो हमारा मकसद अचीव हो जाता है। और जैसे जैसे खून की नाली के अंदर फंसा हुआ लोथड़ा टूटना शुरू हो जाता है या खत्म होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है। अब इसकी एक और एंगल से डिस्कशन करते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर किसी मरीज को हार्ट अटैक आता है, दिल की बीमारी या दिल का अटैक आता है, उसमें भी यही होता है कि उसकी जो दिल की खून की नाली होती है उसमें लोथड़ा फंस जाता है और डॉक्टर इंजेक्शन दे के या जो भी वो करना चाहते हैं उससे, एंजियोग्राफी या किसी भी चीज से, वो उस लोथड़े को या हटा देते हैं या उस लोथड़े को पिघला देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने एक सादा लफ्जों में पहले डिस्कस किया कि ये फेफड़ों का अटैक है, जैसे वो दिल का अटैक है ये फेफड़ों का अटैक है, लेकिन पर्पस ऑफ सर्विंग या ट्रीटमेंट गोल्स, इलाज के गोल सेम ही है। या तो आप उस लोथड़े को पिघला दें किसी ब्लड थिनर दवाई को देके, यानी खून पतला करने वाली दवाई को देके, या आप उस लोथड़े को हटा दें किसी भी तरीके से। दोनों सूरतों में हमारा गोल अचीव हो जाएगा, मरीज ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तशखीस हुई, फिर वो इमरजेंसी पहुंचा, उसके टेस्ट हुए, उसका इलाज हुआ, ये सारी चीजें चल रही हैं एक सीक्वेंस में। अब पर्पस ये है या फ्यूचर नटशेल मैसेज ये है कि अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म ठीक हो गया तो फ्यूचर में क्या किया जाए कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म उस मरीज को दोबारा ना हो, या ऐसे लोग जिनमें ये कोई भी खदशात हैं कि यार मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा हूं, यानी प्रेगनेंसी रोकने वाली दवाइयां ले रहा हूं, या मेरा बहुत ज्यादा काम खड़े होकर करने वाला है, या मुझे घंटों घंटों बैठना पड़ता है, या मुझे अक्सर ट्रैवल करना पड़ता है, मेरी लॉन्ग फ्लाइट्स हैं,
या मेरी सर्जरी हुई है जिस वजह से मैं मूव नहीं कर सकता और मेरा खून जो है ठहराव का शिकार हो रहा है, या मुझे कैंसर है, मेरी बॉडी के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं उठ सकूं या कुछ कर सकूं और मेरा खून ठहराव का शिकार हो रहा है। ये सारी सूरतों में जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजूहात बनती हैं, इनको फ्यूचर में रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जा सकता है, ये रोका कैसे जा सकता है? बहुत सारे तरीकाकार हैं, मेडिकली भी और नॉन मेडिकली भी, जिनसे रोका जा सकता है। लेकिन हम मेडिकली प्रोसेसेस या मेडिकल स्टेप्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो को बेसिकली स्प्रेड करने का पर्पस ही अवेयरनेस है, और अवेयरनेस के लिए हम कॉमन लोगों को या कॉमन आम पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं ज्यादातर, जिसमें डॉक्टर्स या ऐसे लोग नहीं हैं जो इसको मेडिकली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस पर्पस के लिए मैं सादे लफ्जों में बताता हूं कि आप रोक कैसे सकते हैं। आपने बॉडी को मोबिलाइज रखना, यानी कि बॉडी के अंदर खून का ठहराव ज्यादा देर तक नहीं होना चाहिए। ये एक वजह, जिससे ठहराव नहीं होगा नालियों के अंदर खून की, तो टांगों में खून के लोथड़े के जमने के चांसेस कम होंगे, और अगर जमने के चांसेस कम है तो फेफड़ों में वो लोथड़ा आकर फंसने के चांसेस भी कम है, और अगर फेफड़े में लोथड़ा फंसेगा नहीं तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होगा। अब अगर कोई कैंसर वाला पेशेंट है, या किसी की टांग की सर्जरी हुई है, या कोई ऐसा पेशेंट है जो बेड रिडन है, मूव नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों के लिए आप मोबिलाइज करते हैं उनकी बॉडी को, या कॉमन लफ्जों में कह लें कि फिजियोथेरेपी करते हैं। और फिजियोथेरेपी भी इतनी एग्रेसिव नहीं करनी है कि आप उसकी बॉडी के दूसरे हिस्सों को मुतासर करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे अगर किसी की टांग की सर्जरी हुई है तो आप टांग को इस तरह तो मूव नहीं करेंगे कि उसकी सर्जरी वाली जगह इन्वॉल्व हो जाए। आप हल्का सा उसकी टांग को मोबिलाइज करते हैं, जिससे उसका लोथड़ा दोबारा ना बने। और दूसरा तरीकाकार क्या है कि एज यूजुअल जैसे हमने डिस्कस किया, आप ब्लड थिनर्स लंबे अरसे के लिए उस मरीज को देते रहते हैं ताकि उसको दोबारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो। अब ब्लड थिनर्स लंबे अरसे के लिए कितने लंबे अरसे के लिए देने हैं, या किस फॉर्म में देने हैं, खाने वाली शक्ल में देने हैं या टीका लगाने वाली शक्ल में देने हैं, ये सारे के सारे फैसले उस पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह के ऊपर यानी कॉज के ऊपर टिके हुए हैं कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ क्यों। जो उसकी वजह होगी उस वजह का इलाज हम करेंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा, और फ्यूचर में उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहा है, यानी ऐसी दवाइयां ले रहा है जिनसे प्रेगनेंसी ना हो, तो हम उसकी दवाइयों को स्टॉप करेंगे। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो ज्यादा देर तक अपनी बॉडी को मोबिलाइज नहीं कर सकता, तो हम मोबिलाइज करेंगे, यानी वजह का इलाज या वजह को रोकेंगे ताकि फ्यूचर में उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो। और अगर ये चीजें समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है तो आपने अपने रेलेवेंट फिजिशियन से इसको इन डिटेल डिस्कस जरूर करना ताकि इससे बचा जा सके। शुक्रिया।